हेलो स्टूडेंट्स, आज अगले क्रम में इंटरमीडिएट सिंथेसिस के सिंपल डिवीजन का तीसरा रूल आपको समझाया जा रहा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से। पहले आपने देखा पार्टिसिपल के प्रयोग से, फिर आपने इन्फिनिटिव के रूल से देखा और आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से देखेंगे। वैसे तो बोर्ड में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो आप लोग के पास किताब भी है और किताब में वाक्य खोल लें, एक्सरसाइज खोल लें और इसी नियम के अंतर्गत से जोड़ें तो वाक्य बड़े आराम से जोड़ ले जाएंगे। और इसका प्रयास करना भी चाहिए। आप लोग इस पर प्रयास करें किताब खोलकर और समझिएगा। रूल नंबर 1, इसमें 3 रूल हैं। तीनों रूल का अध्ययन करेंगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। बस यही 3 रूल के अलावा और कोई इसमें नियम नहीं होता है। जब पहले वाक्य में इज एम आर वाज वेयर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, देखो इज एम आर वाज वेयर लिंकिंग वर्ब भी है और इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई नाउन आ जाए, मुख्य क्रिया ना आए, तो इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और अगर इसके बाद कोई क्रिया आ जाए, मुख्य क्रिया आ जाए, ही वाज गोइंग, ही वाज ईटिंग, ऐसे करके, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। तो लिंकिंग वर्ब के रूप में आए, अर्थात इज एम आर वाज वेयर कर्ता के बाद आए लेकिन उसके बाद नाउन आ जाए, मुख्य क्रिया ना आए, तो उसकी जगह बीइंग लिखेंगे और दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, जहाज लेट हो गया। पहले वाक्य में वाज लिखा है लेकिन स्टार्मी माने तूफानी होता है, तो ये शब्द एडजेक्टिव है लेकिन ये क्रिया नहीं है, इसलिए ये वाज लिंकिंग वर्ब में है और इसको हटा के बीइंग लिख देंगे बस। अर्थात द वेदर बीइंग स्टार्मी, द प्लेन गॉट लेट। इसी तरह के कई एक वाक्य लिखे होंगे किताब में, एक्सरसाइज खोल के देखिए और बड़े आराम से बना लेंगे। और कोई भी वाक्य ना बने, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं उसके विषय में। और दूसरा नियम देखिए, जब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो, वैसे तो अन्य टेंस में भी आ सकता है लेकिन नॉट मोर, आई थिंक 99% पास्ट इंडेफिनिट में ही आएंगे। ठीक है, 2 वाक्य रहेंगे, पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो कर्ता के बाद आपको हैविंग लिखना है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना है, तब वाक्य को दूसरा वाला जोड़ देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची। द विलेजर्स रैन अवे इन टेरर, गाँव वाले डर के मारे इधर उधर भाग गए। तो पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है और आपको इस नियम के वाक्यों में परिवर्तन सिर्फ पहले वाक्यों में करना है, दूसरा वाक्य तो सेम टू सेम जोड़ देना है केवल बस। पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें कर्ता अर्थात पुलिस के बाद हैविंग और थर्ड फॉर्म, तो ये अराइव्ड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। जिन क्रियाओं में डी और ईडी होता है वे सेकंड फॉर्म भी वही रहती हैं और थर्ड फॉर्म भी वही रहती हैं। इन्हीं को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है और जैसे गो एंड गॉन वगैरह हैं ये इरेगुलर वर्ब्स में आते हैं। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द विलेजर्स रैन अवे इन टेरर, इसको ज्यों का त्यों जोड़ देना है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन के लिए आपको कर्ता के बाद में हैविंग लिख देना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेना है। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द विलेजर्स रैन अवे इन टेरर। थर्ड नंबर का रूल देखिए, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। अब पैसिव वॉइस की पहचान है कि सहायक क्रिया लिखी हो, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, तो समझ लो ये वाक्य पैसिव है और उस सहायक क्रिया के पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है। और उसी तरह से उसका अर्थ भी निकालेंगे, इसको पहचानेंगे। और पहला वाक्य अगर पैसिव में है तो उसी में चेंजमेंट करना है, दूसरे को तो कुछ करना नहीं है। तो देखो उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य अगर पैसिव में है तो जो पहला शब्द है ना ऑब्जेक्ट, वो कर्म है, उसके बाद हैविंग लिखना है, बीन लिखना है, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लिख करके दूसरे वाक्य को जोड़ देना है। जैसे द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, इसकी हिंदी इस तरह निकाली जाएगी, कप्तान मारा गया।
अब ये कैप्टन करता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अब किसने मारा? तो कप्तान ने थोड़े मारा है, कप्तान स्वयं मारा गया। इस तरह से पहचानना है कि वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगा है। तो ये पैसिव वॉइस की पहचान है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपको हैविंग बीन लिखना है, जो रूल नंबर 3 में देख लिए, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा के, तो थर्ड फॉर्म तो लगा ही होता है इसमें पैसिव में। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द सोल्जर्स फ्लेड अवे हियर एंड देयर। कप्तान मारा गया, सिपाही इधर उधर भाग गए। इस तरह से 3 वाक्य हैं और ये 3 नियम है। किताब की एक्सरसाइज खोल के सामने रखिए और इसी सहारे से सारे वाक्य बना ले जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बस केवल इंटरेस्ट लेके समझना है। और कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, समझ लीजिए। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान साफ था, क्लियर था, स्वच्छ था। आई प्लानेड टू गो टू कानपुर सिटी, मैंने कानपुर शहर जाने की योजना बनाई। क्योंकि मौसम साफ है तो योजना बन गई। अब इसमें पहले वाक्य में ही परिवर्तन करना है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। दूसरे को आपको टच ही नहीं करना है। पहले वाक्य में देखा तो ये वाज जो लिखा है ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि वाज के बाद कोई क्रिया नहीं लिखी है, ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में लिखा है तो इसी वाज की जगह बीइंग लगा देंगे। इज आई मार लिखा हो चाहे वाज वेयर लिखा हो, अगर उसके बाद मुख्य क्रिया नहीं तो बीइंग लगाओ। द स्काई बीइंग क्लियर आई प्लानेड टू गो टू कानपुर सिटी, बन गया। साधारण सा वाक्य है। और दूसरे नियम के आधार पर दूसरा वाक्य देख लिए। द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा तितर बितर हो गया, इधर उधर हो गया, छट गया। तो सूरज निकला, ये जब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी हो तो ये वाक्य सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होता है। यही पहचान है इसकी कि सेकंड फॉर्म लगा है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको दूसरा नियम जो लिखा है उसके आधार पर करना है, अर्थात हैविंग और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य जोड़ना है। ये राइज माने निकलना की माने होती है राइज रोज रीजन। शुद्ध तो है कि ए राइज ए रोज ए रीजन लिखना चाहिए, लेकिन रोज भी लिखा जाता है। तो सूरज निकला, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो द सन हैविंग रीजन, ये रीजन थर्ड फॉर्म है। द सन हैविंग रीजन द फॉग डिस्पर्स्ड, जुड़ गया। तीसरे नियम के आधार पर तीसरा वाक्य देख लीजिए। द थीफ वाज थ्रीटेंड, चोर को धमकी दे दी गई। अब ये वाज के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है, अर्थात सहायक क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये पैसिव में होता है। और ये शुरुआत में जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं है, ये कार्य स्वयं नहीं कर रहा है। चोर को धमकी दी गई, चोर ने किसी को धमकी नहीं दिया, चोर को स्वयं धमकी दे दी गई, तो ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव में लिखा हुआ है। और दूसरा है ही डिसाइडेड नेवर टू कमिट थेफ्ट, उसने कभी भी चोरी न करने का निर्णय ले लिया। तो दूसरे वाक्य से अपने को मतलब भी नहीं है, पहले वाक्य में चेंजमेंट करना है और पहला वाक्य पैसिव में है। नियम तीसरे में लिखा है कि अगर पैसिव में है तो कर्म ऑब्जेक्ट के बाद में हैविंग बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस दूसरा वाक्य तो ज्यों का त्यों ही जोड़ना होता है। तो द थीफ हैविंग बीन थ्रीटेंड, ही नेवर डिसाइडेड, ही डिसाइडेड नेवर टू कमिट द थेफ्ट, इस तरह से जोड़ देंगे। अब आपको किताब खोलना है, किताब में एक्सरसाइज खोलना है और एक्सरसाइज के सारी एक्सरसाइज इसी आधार पर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एनी डे, किसी भी दिन आप स्कूल टाइम 8 बजे से 1 बजे के बीच में स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी विषय में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अपना कोर्स जो लिखा है उसको चेक करा जाएं। अगर मोबाइल नहीं है आपके पास तो यहाँ कापियाँ भी उपलब्ध हैं, आपको मिलेंगी।
आप आइए स्कूल, और घर में ही पढ़ना है आपकी ज़िंदगी के लिए। ये कोविड जिम्मेदार नहीं, ये सरकार जिम्मेदार नहीं, विद्यालय स्कूल अध्यापक कोई जिम्मेदार नहीं। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह से अगला नियम हम कल आपको देंगे। थैंक्स।